Okay guys, let's begin this lecture with regard to your DD set off and carry forward of losses. Okay, तो आज अपन को रिवीजन करना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। तो ठीक है, अपन रिवीजन करेंगे और इसके जितने भी इलस्ट्रेशन से सारे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और पीछे देख लेंगे यार कोई क्वेश्चन अपने काम का हुआ तो अपन मतलब काम का तो ठीक है सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट पीछे जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर टेस्ट योर नॉलेज वाले जो क्वेश्चन है उनमें भी अगर कोई ऐसा लगा मुझे कि ठीक है मेरे को करवाना चाहिए तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। और ठीक है, ये एक ही पार्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन ठीक है मैं वो लेना भूल गया। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन अभी ले लेते हैं। ओके, ओके, ये आ गया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ प्रोसेस। ओके, अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो अपन को प्रोविजंस क्या पढ़ने हैं। 72, 72 डबल है, 72 ए बी, 78, 79 सेक्शन नंबर याद रखने हैं क्या नहीं रखने, बिल्कुल भी मत याद रखना। ठीक है, मतलब ये क्या है ना कि इसका खुद से कोई मतलब क्वेश्चन आए ना आए, ये किसी और चैप्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम में आने जैसा है, इसलिए अपन को पढ़ना पड़ता है। ओके, और वो ठीक है अपने कोर्स का पार्ट है तो बट ऑब्वियसली अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसा है कि ठीक है वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्लो में आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन एक बार फ्लो में आ जाएंगे तो उसके बाद आपको पता है एकदम बिल्कुल स्पीड से जाते हैं। हालांकि फिर भी अपने को टाइम लग जाता है, क्योंकि वो उसका सिंपल रीज़न है, अपन क्वेश्चंस भी साथ में करते हैं तो फिर क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने को टाइम देना पड़ता है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि अगर स्लो है वीडियो तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लेना, तो उससे क्या है ना कि ठीक है टाइमिंग आपका कम लगेगा। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं इंटर एडजस्टमेंट सोर्स। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। एक होता है इंटर सोर्स होता है ना, एक इंटर हेड होता है ना। ठीक है, अब इंटर सोर्स और इंटर हेड क्या, ठीक है, तो मैं आपको बेसिक के हिसाब से अगर आपको याद दिलाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको बेसिक के हिसाब से याद दिलाऊं तो आपको पता है कि अपने 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। कौन कौन से 5 हेड होते हैं, तो अपन जो पढ़ के आए हैं पहले, दो सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी इंटर के अंदर, ठीक है, अच्छे से। फिर दो होते हैं पीजीबीपी एंड कैपिटल गेंस, जो भी अपन ने अच्छे से पढ़ लिए। ओके, और एक होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो भी अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। ओके, तो ये 5 हेड ऑफ सैलरी होते हैं। तो एक होता है इंटर सोर्स। ठीक है, मतलब क्या है ना, किसी आपकी एक सोर्स ऑफ हेड से इनकम हो रही है, मतलब क्या क्या कि ठीक है मान लो आप आपके पास में बहुत सारे हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास में बहुत सारा हाउस प्रॉपर्टी है, मान लो आपके पास 15-20 हाउस प्रॉपर्टी, 20 हाउस प्रॉपर्टी है। ओके, ठीक है, और आप क्या करते हो कि आप उनको लेट आउट करते हो, मतलब आपको उनके किराए पे चला रखा है। तो मान लो कि आपको 15 हाउस प्रॉपर्टी से तो प्रॉफिट हो गया और 5 से लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे, तो आप है ना उन 15 के प्रॉफिट से 5 के लॉस को कंपनसेट कर दो। ठीक है, ओके, तो इसी को अपन कंपनसेट जो करते हैं ना अपन, उसी को अपन सेट ऑफ बोलते हैं। तो वो होता है इंटर हेड। ओके, मतलब सेम हेड के अंदर ही अपन अपन ने क्या किया, सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, सॉरी इंटर हेड नहीं बोलते हैं, इंटर सोर्स बोलते हैं। ओके, रुको वापिस एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इंटर सोर्स, है ना, इंटर सोर्स बोलते हैं। हाँ, तो ओके, इसको अपन बोलते हैं इंटर सोर्स, मतलब एक ही सोर्स के अंदर। ठीक है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से था तो उसी सोर्स के अंदर अपन ने क्या किया, इसको सेट ऑफ कर दिया। ओके, फिर क्या होता है, मतलब मान लो अगर आप बिजनेस प्रोफेशन वाले बंदे हो, आपके पास में क्या है ना बहुत सारे बिजनेस है, आपके पास 15-20 बिजनेस चल रहे हैं। ओके, तो हो सकता है ना, ठीक है, कोई एक बंदा जरूरी थोड़ी ना कि एक ही बिजनेस करे, उसके अलग अलग नाम से अलग अलग बिजनेस चल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मतलब ये है कि ना अलग अलग बंदों को बिठा के ना बिजनेस करवा सकता है, तो ठीक है वो हो सकता है। तो मान लो आपको क्या है ना कि आपके 10 बिजनेस चल रहे थे, उसमें से आपके 7 बिजनेस में तो आपको प्रॉफिट हो रहा था और 3 बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है, तो आप क्या उस 7 बिजनेस के प्रॉफिट के सामने वो 3 बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो क्या? ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है ना, अपन को कुछ प्रोविजंस ध्यान में रखने पड़ेंगे जो इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं कि ठीक है जब भी आप अगर ऐसे करोगे तो उसमें क्या है ना कि कुछ चीज़ों को आपको सेट ऑफ नहीं करना है। ठीक है, मतलब सेम हेड के अंदर भी आपको सेट ऑफ नहीं करना है। तो अभी अपन ने इंटर सोर्स वाला देख लिया। ठीक है, फिर अपन के पास में क्या जाएगा, जब अपन इंटर सोर्स से कर लेते हैं और इंटर सोर्स के करने के बाद में भी अगर हमको क्या लगता है कि अगर लॉस आ रहा है, तो फिर अपन इंटर हेड के पास में जाते हैं। ओके, ठीक है, तो इंटर सोर्स कर लिया, मतलब सेम अगर आप पीजीबीपी में आपका बिजनेस का अगर प्रॉफिट था और बिजनेस के लॉसेस थे, तो आपने इंटर हेड आपने सेट ऑफ किया। लेकिन क्या है ना, आपके बिजनेस के लॉसेस इतने ज़्यादा हो गए थे, इतने ज़्यादा आपके बिजनेस के लॉसेस हो गए थे कि आपका क्या है ना कि सारा प्रॉफिट खत्म हो गया, फिर भी बिजनेस के लॉसेस आपके खत्म नहीं हुए। ठीक है, मान लो क्या है ना कि आपका प्रॉफिट तो हुआ था सारे बिजनेस के मिला के 2 लाख रुपीज़। ठीक है, बट आपका लॉस जो था ना, वो जो तो 3 बिजनेस को मिला के थे, वो क्या 3 बिजनेस बड़े बड़े वाले थे, तो आपके लॉस कितना का आ गया, आपका लॉस आ गया 5 लाख का।
ठीक है। तो अब मान लो आपको प्रॉफिट है 2 लाख का, लॉस है 5 लाख का, तो बट ऑब्वियसली आप 5 लाख के 2 लाख के सामने 5 लाख को कंपनसेट करने जाओगे तो 2 लाख तक ही कंपनसेट कर पाओगे, बाकी का 3 लाख आपका लॉस रह जाएगा। तो अब उस लॉस को आप क्या करो, तो आप देखो आपके जो अदर हेड्स की इनकम है उन हेड्स से सेट ऑफ हो पा रही है क्या, अगर हो पा रही है तो आप कर लो, ठीक है। उसका अपन प्रोविजन पढ़ लेंगे आगे कि कहाँ पे अपन सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अदर हेड से अगर सेटअप हो पा रही है तो कर लो, और अगर फिर भी नहीं हो रही है तो फिर अपन इसको क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड यानी कि अपन नेक्स्ट ईयर्स में इसका बेनिफिट लेंगे, ठीक है। तो अपन को यही सारे प्रोविजंस पढ़ने, तो मैंने आपको इंटर सोर्स बता दिया, आपको इंटर हेड बता दिया है, ठीक है। इंटर सोर्स का मतलब क्या होता है, सेम हेड के अंदर जो भी अलग अलग बिजनेस है या फिर अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो उनसे आप क्या करो, सेटअप कर लो, ठीक है, इंटर सोर्स के अंदर, ठीक है। फिर इंटर हेड के अंदर क्या होता है कि आप पीजीपीपी को आप किसी हाउस प्रॉपर्टी से सेटअप कर रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप कैपिटल गेन से सेटअप कर रहे हो। अब उसका प्रोविजन पढ़ेंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो मतलब स्टार्ट तो कर दिया था मैंने, आपको इंटर सोर्स और इंटर हेड बताया। तो इंटर सोर्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया, इंटर सोर्स क्या होता है, ठीक है। इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं। लॉस ऑफ वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर किसी एक हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ अनदर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो किसी दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के सामने आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। सेकेंडली क्या है, सेकेंडली है लॉस ऑफ फ्रॉम वन बिजनेस, किसी एक बिजनेस से आपको लॉस हो रहा है, मान लो टेक्सटाइल बिजनेस से आपको लोन हो रहा है, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर बिजनेस। आप किसी और बिजनेस से उसको सेट ऑफ कर सकते हो। से प्रिंटिंग, ठीक है, अगर आपका एक टेक्सटाइल का बिजनेस एक प्रिंटिंग का बिजनेस है, तो टेक्सटाइल का लॉस आप प्रिंटिंग के सामने एडजस्ट कर दो इन द सेम ईयर एज बोथ दिस सोर्स ऑफ इनकम फॉल अंडर वन हेड ऑफ इनकम, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सोर्स ऑफ इनकम है, ये एक ही हेड के अंदर आ रहे हैं, पीजीपीपी के अंदर। देयरफॉर द लॉस ऑफ वन बिजनेस मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ अनदर बिजनेस इन द सेम ईयर, ठीक है। तो ओके, ये हम समझ गए हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, इम्परमिसिबल इंटर सोर्स सेट ऑफ, मतलब मान लो कि एक ही सोर्स ऑफ मतलब एक ही हेड के अंदर आपकी इनकम आ रही है अलग अलग तरीकों से। तो क्या अपन अपन क्या है ना कि एक ही सोर्स के अंदर जो इनकम आ रही है उनको सेट ऑफ कर सकते हैं क्या, तो वैसे तो कर सकते हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया कि ठीक है, एक हाउस प्रॉपर्टी को दूसरे हाउस प्रॉपर्टी से कर लो, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कर लो। ऐसे अपन क्या है ना कि इंटर सेम हेड के अंदर अलग अलग इनकम्स को अपन सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि कुछ इनकम को इम्परमिसिबल कर रखा है, मतलब उनको आप सेट ऑफ मत करना, चाहे सेम हेड की क्यों ना हो, ठीक है। तो क्या है वो इम्परमिसिबल इंटर सोर्स सेट ऑफ, तो वो देखो ये रह गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यानी क्या है ना कि कैपिटल गेन वाला जो अपना हेड है उसके अंदर आती है, अपने पास में दो टाइप्स की इनकम आती है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना। कैपिटल गेन आता है दो टाइप्स का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इन्होंने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है, मतलब क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको आप सेट ऑफ करोगे हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही, ठीक है। मतलब क्या है ना कि अगर मान लो कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है और सामने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो सेटअप होगा क्या, नहीं होगा, ओके। फिर बनाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को तो बोल रखा है कि आप है ना दोनों से ले सकते हो, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, आप दोनों से सेटअप कर सकते हो, दोनों सोर्स ऑफ इनकम से, ओके, ठीक है। तो ये अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए था, ये कंप्लीट है। फिर आ जाओ स्पेक्युलेटिव लॉस, ठीक है। मतलब पीजीबीपी के अंदर अपन ने पढ़ा है कि आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, लॉस इन स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर स्पेक्युलेटिव बिजनेस। मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, तो उस लॉस को आप सेट ऑफ करोगे किसके, कौन से बिजनेस की इनकम के सामने, स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हो, किसी और बिजनेस की इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं करोगे। एंड नॉट अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस देन प्रोफेशनल इनकम, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। होवेवर, ठीक है, मतलब मान लो कि अगर ऐसा हो सकता है ना कि आपकी नॉर्मल बिजनेस की इनकम से तो लॉस आ गया, नहीं स्पेक्युलेटिव से प्रॉफिट आ गया, तो उस केस में सेट ऑफ हो जाएगा, तो हो जाएगा, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉसेस फ्रॉम अदर बिजनेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ठीक है। अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट है तो फिर तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप सारे लॉस उसमें से सेट ऑफ कर दो। लेकिन अगर नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस ही सेट ऑफ होगा, स्पेक्युलेटिव का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। ये यहाँ पे स्पेक्युलेटिव लॉस में ये लिखा हुआ है, ओके। फिर आता है लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ठीक है। मतलब क्या है ना कि आप ऑन कर रहे हो और मेंटेन कर रहे हो रेस हॉर्सेस को, यानी घोड़ों को, ठीक है। घोड़ों को रेस में दौड़ाने वाले घोड़ों को अगर आप मेंटेन वेंटेन करते हो ना, उस बिजनेस से अगर आपको कोई लॉस होता है तो उस बिजनेस के लॉस को आप उस बिजनेस की इनकम से ही
सेट ऑफ कर सकते हो। मान लो कि आपके दो बिजनेस चल रहे थे और दोनों ही रिसोर्सेस वाले को अर्निंग एंड मेंटेनिंग कहते हैं, ठीक है। तो एक बिजनेस से लॉस हो गया और दूसरे से प्रॉफिट हो गया, तो फिर क्या होगा, दोनों को सेट ऑफ कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। बट अगर मान लो कि एक तो आपका है अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस है और एक आपका प्रिंटिंग का है, ठीक है। तो अगर इससे अगर लॉस हुआ है तो फिर इधर सेट ऑफ नहीं होगा, सीधी बात ये, ओके। सच लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ एक्टिविटी ऑफ अर्निंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज, ओके, ये भी समझ में आ गया। फिर क्या होता है, लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। अब स्पेसिफाइड बिजनेस क्या अपन ने 35AD के अंदर पढ़ा है, 35AD के अंदर जो भी स्पेसिफाइड बिजनेस है, अगर उसका कोई लॉस है तो वो सेक्शन 35AD के जो भी दूसरे बिजनेसेस थे उनकी इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है, दूसरों से नहीं होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35AD सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है, कोई दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है। However, losses from other business, ठीक है, अगर कोई नॉर्मल बिजनेस के लॉसेस थे तो वो सेक्शन 35AD की जो इनकम आती है उसके सामने सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन सेक्शन 35AD का लॉस किसी नॉर्मल इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता, ओके, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो चुका है अपना कंप्लीट। फिर क्या, इट मस्ट बी नोटेड दैट लॉस फ्रॉम एग्जाम्ड सोर्स, ठीक है, मतलब अगर कहीं एग्जाम्ड सोर्स से जो मतलब क्या है ना कि जो सोर्स ही अपना एग्जाम्ड है, अगर उस सोर्स से अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो कहीं पे भी सेट ऑफ नहीं होगा, कैन नॉट बी सेट ऑफ सेकंड प्रॉफिट फ्रॉम टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, ओके। फॉर एग्जाम्पल शेयर ऑफ लॉस पार्टनरशिप फर्म, देखो पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, फर्म को टैक्स देना रहता है, तो वो जो फर्म से प्रॉफिट मिला है बंदे को, तो वो सामने जो बंदा खड़ा है, ठीक है, मतलब मैं अगर पार्टनरशिप से मेरे को कोई प्रॉफिट हुआ है तो अब मैं हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मेरे को बिजनेस में लॉस हो गया तो मैं अभी इसे इनकम के सामने सेट करूँ, तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये जो इनकम हुई है ना, ये अभी ना ऑलरेडी एग्जम्प्ट हो चुकी है, क्यों, क्योंकि इसका फर्म ने टैक्स दे दिया था, ठीक है। ओके, फिर आता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब सेक्शन 71 के अंदर इंटर हेड एडजस्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक हेड को दूसरे हेड से, यानी कैपिटल गेन को हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन पीजीबीपी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे करके क्या क्या हो सकता है वो अपन देखते हैं अब। तो लॉस अंडर एनी हेड अदर देन कैपिटल गेन, ठीक है, मतलब किसी भी हेड के अंदर लॉस हो रहा है, सिर्फ कैपिटल गेन को छोड़ देना, ठीक है। तो अगर कैपिटल गेन को छोड़ दो तो किसी भी हेड के अंदर अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ कंपटीशन ऑफ एनी हेड ऑफ इनकम इज ए लॉस, ठीक है। अगर कैपिटल गेन को छोड़ दे तो बाकी के जो चार हेड है अगर उनके अंदर लॉस आता है, द असेसी कैन सेट ऑफ सच लॉस अगेंस्ट इनकम असेसेबल फॉर द असेसमेंट ईयर अंडर एनी अदर हेड इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, ठीक है। तो बाकी की जो चार हेड की जो इनकम है अगर उनमें लॉस आता है, चार हेड की जो इनकम है अगर उनमें लॉस आता है तो वो लॉस जो पांचों हेड की इनकम है उन इनकम के सामने आप सेट ऑफ कर दो, चलेगा। ये फर्स्ट वाला पॉइंट ये बोलता है। फिर सेकंड पॉइंट में आते हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्या है ना कि अपन को बता देंगे क्राइटेरिया, ये आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे अपन को क्राइटेरिया कम करते जाएंगे कि ठीक है फिर इसका इससे ही करना है, इसका इससे ही करना है, इसका इससे मत करना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो अपन सेकंड क्राइटेरिया पढ़ते हैं, लॉस अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोपोजन, ठीक है। अगर मान लो आपको पीजीबीपी के अंदर कोई लॉस आया है, ठीक है, तो अब पीजीबीपी हेड के अंदर आपको लॉस आ गया है, तो आप पीजीबीपी हेड के लॉस को इज ए लॉस सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट हेड ऑफ सैलरी, ठीक है। तो आप पीजीबीपी हेड के लॉस को सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ मत करना, बाकी किसी भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दो, चलेगा, ठीक है सर, यहां तक हम समझ गए। लॉस अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है, अगर कैपिटल गेन के अंदर अगर आपको कोई लॉस आ रहा है ना, तो उस कैपिटल गेन के लॉस को, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, सच कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, ठीक है। कैपिटल गेन के लॉस को आपको किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं करना है, कैपिटल गेन का लॉस सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। और कैपिटल गेन के अंदर भी अपन ने देखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, दोनों से सेटअप होता है, ओके, ठीक है। मतलब क्या है ना कि इनके तो घर के अंदर भी क्या है ना लक्कड़ से नहीं बन रही है, तो घर के बाहर तो बहुत ही बेकार सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये समझना, पीजीबीपी की सैलरी से नहीं बनती है, तो पीजीबीपी का लॉस सैलरी सेट ऑफ करके नहीं देगा, ठीक है। कैपिटल गेन की तो किसी से नहीं बनती है, तो कैपिटल गेन का जो लॉस है वो कोई भी सेट ऑफ नहीं करता है, प्रोवाइडेड अगर कैपिटल गेन की इनकम होती है ना, तो इनकम में सब भागीदार हो जाते हैं, फिर इनकम के टाइम पे तो सारे अपना लॉस सेट ऑफ करवाने के लिए आ जाएंगे कैपिटल गेन से, ओके। फिर लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो अगर हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई लॉस हो रहा है ना, तो वो लॉस आपको मिल तो जाएगा, प्रोवाइडेड आपको 2 लाख की लिमिट ही, ठीक है। मतलब आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन आपको है ना सिर्फ 2 लाख तक की लिमिट दे रखी है, आप 2 लाख तक ही उसको सेट ऑफ कर सकते हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस, द मैक्सिमम लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड इज ₹2 लाख, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो आप किसी भी हेड से सेट ऑफ करो, प्रोवाइडेड आप 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर सकते हो, 2 लाख से ज्यादा होगा तो आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे,
ठीक है सर, यहाँ तक भी हमको समझ में आता है कि ये फोर्थ वाला पॉइंट भी अपना कंप्लीट है। ओके, फिर अपन आते हैं स्पेक्युलेटिव लॉस और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो अपन को पता है कि अगर कोई स्पेक्युलेटिव लॉस या फिर लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज है, तो देखो ये तो है ना, मतलब ये तो खुद से ही सेटअप होते हैं, तो ये किसी और हेड से वैसे भी सेटअप नहीं होंगे, कैन नॉट बी सेटअप अगेंस्ट एनी अदर हेड। ठीक है, तो ये किसी और हेड से सेटअप होंगे ही नहीं। फिर क्या था, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी। देखो 35 एडी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि 35 एडी की इनकम के साथ में ही सेटअप होता है, तो किसी और हेड ऑफ इनकम से सेटअप नहीं होगा। ओके, यहाँ पे अपन को समझ में आता है। फिर क्या आता है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो जो हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस होते हैं उनका कैरी फॉरवर्ड के केस में क्या होगा, तो देखो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ एंड सेट ऑफ लॉसेस। इस केस में क्या, इफ द असीसी कौन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेबी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के अगर वो क्या कर रहा है, शिफ्ट आउट कर रहा है 115 बीएससी से, मतलब क्या है ना कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को फॉलो नहीं करके जो अपना नॉर्मल टैक्स रिजीम है ना 2.5 लाख वाला, वो फॉलो करने जा रहा है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सच लॉस फर्स्ट बी सेट ऑफ इनकम फ्रॉम एनी हेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख ड्यूरिंग द सेम ईयर। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस है तो वो किसी भी हेड ऑफ इनकम से 2 लाख रुपए तक का तुम्हें क्या कर सकता हूँ, सेटअप कर सकता हूँ। और जो बच गया लॉस, ठीक है, अगर मान लो कि मेरा तो लॉस ही 3 लाख रुपए हो गया था हाउस प्रॉपर्टी से, तो मैं अब दूसरे हेड ऑफ इनकम से सिर्फ 2 लाख तक सेटअप कर सकता हूँ, और तो मैंने 2 लाख तक सेटअप कर दिया, अभी भी मेरा 1 लाख का लॉस बच रहा है। तो द अनएब्सॉर्ब्ड लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड तो द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर टू बी सेट अप अगेन द हेड ऑफ इनकम हेड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ 1 लाख है ना, अब वो नेक्स्ट ईयर में मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कितने ईयर तक करूंगा वो अपन नीचे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कुछ नेक्स्ट ईयर तक मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, तो वो जो कैरी फॉरवर्ड करूंगा ना, अब जो नेक्स्ट ईयर में वो 1 लाख का सेटअप करूंगा ना, वो मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट ईयर से मेरे पास अदर हेड्स अवेलेबल नहीं होंगे सेटअप के लिए। ओके, ये हाउस प्रॉपर्टी केस में। फिर अगर मान लो कि अगर असिसी जो है वो है ना कंसिस्टेंट टैक्स रेट फॉलो कर रहा है, यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है, यानी कि 115 बीएससी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अगर 115 बीएससी अगर फॉलो कर लेता है द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड नॉट बी अलाउएबल सेटअप अगेंस्ट अंडर एनी अदर रेट। तो अगर 115 बीएससी फॉलो कर रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है हम सिर्फ उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही अलाउ करेंगे, दूसरे किसी भी हेड में हम जाने नहीं देंगे। द अनएब्सॉर्ब्ड लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। और जो अनएब्सॉर्ब्ड लॉस है ना वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और अदर असेसी के केस में देखो, तो अदर असेसी के केस में सेम है कि आप 2 लाख तक तो क्या करो, अब मतलब अदर असेसी यानी कि बचे हुए ही क्या है, कंपनी फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंपनी फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फर्म इंक्लूड एलएलपी भी होगा शायद। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अपन जो देखेंगे कि वो 2 लाख तक दूसरे हेड से सेटअप कर सकते हैं और उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वही वाला प्रोविजन यहाँ पे लग जाएगा। ओके, तो इसी के साथ में अपन ने ये तीनों भी पढ़ लिए। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया हाउस प्रॉपर्टी का। फिर क्या था, मैक्सिमम कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 असेसमेंट ईयर तक। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड कितना है, 8 असेसमेंट ईयर तक है। इमीडिएटली सक्सेडिंग असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट चल रहा है उससे नेक्स्ट 8 ईयर तक आप कर सकते हो। ओके, तो फिर अपन आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोलता है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोलता है, मिस्टर कमल। ठीक है, अगर मिस्टर कमल है तो ये इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए अपन ने फर्स्ट वाली कंडीशन पड़ी कि 2 लाख तक तो वो किसी भी हेड से सेट ऑफ करेगा और उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड करेगा 8 ईयर्स तक, और 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करेगा और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही डिडक्शन लेगा। एज 35 ईयर, ठीक है, जिसकी एज 35 ईयर है, सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर हो जाएगा उसका 25-26। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड। ठीक है, सैलरी से उसको इनकम हुई है 4,20,000 की। ओके, ठीक है, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी यानी हाउस प्रॉपर्टी से उसको लॉस हुआ है 2,30,000 का। ओके, बिजनेस का लॉस हुआ है उसको 1,20,000 का। ओके, और बैंक इंटरेस्ट एफडी, ठीक है, एफडी मिली है, एफडी रिसीव्ड हुई है। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट मिला है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल होता है 85,000 का। ओके, अब अपन चेक करते हैं, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कमल फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, एज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। शिफ्टिंग आउट हो गया मतलब 115 बीएससी को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि नॉर्मल टैक्स रिजिम को फॉलो कर रहा है ना। तो अगर नॉर्मल टैक्स रिजिम को फॉलो कर रहा है तो अपन को पता है अगर नॉर्मल टैक्स रिजिम को फॉलो करता है तो 2 लाख वाले लिमिट मिल जाती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो इनकम फ्रॉम सैलरी है, अब हाउस प्रॉपर्टी को बाकी 4 हेड की इनकम से अपन सेटअप करना चाहेंगे, तो पहले अपन क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख दी अपन, इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दी 4,20,000 की। ओके,
ठीक है। इसमें से अपन ने क्या बोला कि हम जो लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो सेट ऑफ करेंगे। तो अपन 2,30,000 अपन सेट ऑफ करने जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि अपन ने ना 2 लाख पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो अपन 2 लाख ही सेट ऑफ कर पाएंगे। तो फिर अपन इनकम फ्रॉम सैलरी बता देंगे 2,30,000 की, ठीक है। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, बिजनेस लॉस की बात करेंगे। तो बिजनेस लॉस को अपन डायरेक्टली लिख के पहले बैंक इंटरेस्ट लिखते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अपन ने लिख दिया, कितना आया अपना 85,000 का। इसके सामने अपन सेट ऑफ करेंगे, इसके सामने अपन सेट ऑफ करेंगे, क्या सेट ऑफ करेंगे, बिजनेस लॉस, ठीक है। अच्छा, बिजनेस लॉस 1,20,000 को अपन सैलरी से सेट ऑफ क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अपन ने ऊपर से पढ़ा है कि पीजीबीपी और सैलरी में लड़ाई है, पीजीबीपी सैलरी से सेट ऑफ नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना कि सेट ऑफ नहीं हो पाएगा जो बचा हुआ है। बचा हुआ क्या मतलब, जो भी बचा हुआ लॉस होगा ना इसका पीजीपीपी का, वो सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो अपने को 85,000 का अपने को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, 85,000 की इनकम हुई है, अपने को लॉस है 1,20,000 का। तो लॉस ज्यादा है और इनकम कम है, तो जितनी इनकम है उतना ही सेट ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन है ना मैक्सिमम सेट ऑफ कितना कर पाएंगे, 1,25,000 में से 85,000, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अपना कितना हो जाएगा, नील। और जो 35,000 का बिजनेस लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में, ठीक है। और इधर भी देखो 30,000 का जो बचा हुआ था वो अपन ने नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, ओके। और उसी के साथ अपन देख लेंगे कि फिर जो अपनी इनकम हो जाएगी, ग्रोस टोटल इनकम हो जाएगी 2,20,000 रुपये से। चैप्टर 6 से डिडक्शन अपन माइनस करते हैं तो उसमें से अपने को टोटल इनकम मिल जाती है, ओके, ठीक है। फिर क्या है, देखो नोट दे रखे हैं, आप चाहो तो नोट पढ़ लेना, ठीक है। अभी अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, ही पे टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अगर वो क्या कर रहा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। तो अब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है कि इस केस में फिर आपको 2 लाख का जो डिडक्शन है आप हाउस प्रॉपर्टी से ही लेना, आप किसी और हेड के पास जाओगे नहीं भीख मांगने, ठीक है। तो अब आपको क्या हो गया, तो आपकी तो एक सैलरी होगी, ठीक है। तो आपने सैलरी डायरेक्ट 4,20,000 आपने लिख दी। अच्छा, ये है ना सैलरी कंप्यूटेड है, इसलिए अपन इसमें से क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो वो अपन किसी और हेड से ये अलाउड ही नहीं करेंगे, तो किसी और हेड से अलाउड ही नहीं करेंगे, तो अपन यहाँ लिखेंगे ही नहीं। फिर जो IFOS है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें से पीजीबीपी की जो इनकम है, पीजीबीपी का जो लॉस है वो सेट ऑफ हो सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ ₹85,000 बिकॉज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज ₹85,000, ठीक है। मतलब मैंने ये बोला है कि अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से 85,000 का ही डिडक्शन ले पाएंगे, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टोटल 85,000 है और अपना बिजनेस 1,20,000 है, ठीक है। तो 85,000 तक अपन ने क्या किया, डिडक्शन ले लिया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी नील, तो टोटल इनकम हो जाएगी अपनी 4,20,000। अब कोई ये मत बोलना कि सर यहाँ पे आपने चैप्टर 6 से डिडक्शंस माइनस नहीं किए और फिर टोटल इनकम नहीं लिखी। देखो गधो, ऐसी बात है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में वैसे भी चैप्टर 6 से के डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं ना तो भी वो पर्टिकुलर कुछ 2-3 है, वो भी कंपनी वगैरह को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है ना, माथाफोड़ी मत करना, ठीक है। और चाहो तो आप ये नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर पढ़ना चाहो तो, नहीं पढ़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ठीक है, एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। अगर एग्जाम में क्या लिख के आना है आपको कि देखो आपने क्या किया, 1,20,000 का सेट ऑफ कर दिया है ना, ठीक है। तो 35,000 आपके कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं ना, तो आप ये नीचे नीचे नोट में लिख देना, यहाँ नहीं लिख के, ओके। और आप बता देना कि पीजीबीपी की इनकम सैलरी से सेट ऑफ नहीं होती, ये भी आप लिख देना नोट के अंदर, अगर आप चाहो तो लिख देना। और हाउस प्रॉपर्टी का देखो, इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी का तो नोट स्पेशली देना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या है ना कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो, इस वजह से आप दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, और आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की और कोई इनकम भी नहीं है। फिर आ जाते हैं 7.6 पे, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ बिजनेस लॉसेस। जो बिजनेस के लॉसेस होते हैं उस केस में कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कैसे होगा, तो ठीक है, बिजनेस के लॉसेस तो आपको पता है कि लॉस फ्रॉम वन बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर बिजनेस, ठीक है। मतलब क्या है, एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है, सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। मैक्सिमम पीरियड क्या है कैरी फॉरवर्ड करने का, 8 असेसमेंट ईयर तक, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के केस में भी अपन ने 8 असेसमेंट ईयर देख लिया है, और बिजनेस के केस में भी अपन ने 8 असेसमेंट ईयर देख लिया है, ओके, ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। मिस्टर विकास है ना, मिस्टर विकास ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 26 एंड 27, ठीक है, यानी अपने वाले केस के लिए रिलेवेंट है। What is the total income chargeable to tax assuming that he pay tax under 115 BSc। अगर 115 BSc के अंदर जा रहा है तो अपन को एक बात ध्यान रखनी, हाउस प्रॉपर्टी का किसी और से डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसकी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये वाला तो इसका डिडक्शन ये तो भूल जाओ, ये डिडक्शन इसको मिलेगा ही नहीं, ठीक है।
फिर क्या है ना कि सैलरी इसकी ऐसी की ऐसी अपन लिख देंगे डायरेक्टली पूरी पूरी। फिर क्या, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, यानी कि इनकम फ्रॉम ये नॉर्मल बिजनेस, और इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो देखो नॉर्मल बिजनेस से भी इसको लॉस है और स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी इसको लॉस है। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होता है, ओके ठीक है। और जो पीजीबीपी की इनकम है वो सैलरी से सेट ऑफ नहीं होती है, पीजीबीपी का जो लॉस है वो सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता है, ओके। फिर अपन बात कर लेते हैं इनकी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो जाता है। तो अपने को क्या देख रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल देन रखा है, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ये टू द एक्सटेंट ऑफ ₹21,000 बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 21,000 सेटअप हो जाएगा, ओके। तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी 8,50,000 ऐसी कैसी आ जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में कोई माता फोड़ी नहीं है। अब जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसका क्या होगा, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहीं पे भी सेट ऑफ नहीं होगा, कहीं पे भी सेट ऑफ नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे लिख रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नाइदर बी सेट ऑफ और नॉर बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा ये सेट ऑफ नहीं हुआ तो कोई किसी का दिमाग ये चल जाए कि सर इसको नेक्स्ट 8 ईयर तक अपन कैरी फॉरवर्ड करें, नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 115 बीएससी फॉलो कर रहे हैं। अगर ये नहीं सेट ऑफ हुआ और नहीं सेट ऑफ हुआ तो फिर ये डेड हो गया, ओके। डेड हो गया इन द सेंस कि आपको नेक्स्ट ईयर में इसका कोई बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको अपन नील कंसिडर कर लिया। फिर अपन बाद में आ जाते हैं इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस और इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस पीजीबीपी हेड के अंदर। तो ये क्या है ना कि ये दोनों ही नेगेटिव है। तो देखो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड और स्पेकुलेटिव लॉस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। दोनों को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ओके। 24,000 एंड 6,000, ठीक है ठीक है। मतलब ये कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, तो ऐसा नहीं कि अब इनको टोटल करके यहाँ पे लेस करो, लेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि क्या है ना कि पीजीबीपी की इनकम सैलरी में से वैसे भी अलाउड नहीं होती, ओके। फिर अपन बात करते हैं कैपिटल गेन की, ठीक है। तो अपने को क्या होता है कि कैपिटल गेन के अंदर ये दो पोर्शन आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो शॉर्ट टर्म के सामने तो भाई दोनों चलता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म का भी ले सकता है और शॉर्ट टर्म का भी ले सकता है, प्रॉफिट का बेनिफिट है ना, प्रॉफिट का इनकम का बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। मतलब क्या ले रहा है, ऐसे ऊपर नीचे मत हो जाना, ठीक है। तो लेकिन कितना लेगा भाई, खुद के बाद जितना प्रॉफिट है उतना ही तो लॉस क्या लॉस बियर कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया था 112 के हिसाब से 21,000 का, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था 25,000 का, ठीक है। तो उसको अपन सेट ऑफ कर देंगे 21,000 तक, और बाकी का जो बचा हुआ रू है ना, बाकी का जो बचा हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 4,000 का, इसको अपन कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो नील आ जाएगा, और टोटल इनकम इसकी कितनी हो जाएगी 8,50,000 की टैक्सेबल इनकम, ठीक है। फिर वापस वही बात है, कोई बोलेगा सर चैप्टर 6 का डिडक्शन, तो मैं बोलूंगा वापस गधो, 115 बीएससी फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं मिलते हैं, ठीक है सर हम समझ गए। फिर क्या है ना कि नीचे देखो नोट्स दे रखे हैं, नोट्स में क्या लिखा हुआ है, देखिए बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम, ठीक है। इसीलिए अपन ने सैलरी से नहीं किया, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। यही लिखा हुआ है, लॉस ऑफ 6,000 स्पेकुलेटिव कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये भी आपको लिख देना है, ठीक है। वैसे तो क्या है ना कि वैसे कोई बिजनेस इनकम है ही नहीं, तो नहीं भी लिखो तो चलेगा। फिर क्या लिखा, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो सकता है, ये भी लिख दिया इन्होंने। फिर आ जाओ देखो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन सर्टेन केस एंड अमालगमेशन डीमर्जर एक्सेट्रा, ओके ठीक है। तो देखो है ना कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस, देखो एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस मतलब क्या है ना कि जो कि पुराने बिजनेस लॉसेस हो रखे हैं, एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कोई अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है इन सर्टेन केसेस ऑफ अमालगमेशन एंड डीमर्जर, कभी अगर अमालगमेशन हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है, देखो इस केस में मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, इस केस में मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको है ना इस केस में आपको डायरेक्टली बता रहा था कि अगर कभी भी अमालगमेशन डीमर्जर होता है ना, तो अगर आपके कोई पीछे मतलब अमालगमेशन डीमर्जर हो गया, ठीक है, तो जो पीछे वाली जो कंपनी थी जो अमालगमेटेड हो गया नई कंपनी बन गई, ठीक है, तो इसके कोई भी बिजनेस लॉस थे या फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, तो क्या ये नई वाली यूज कर सकती है क्या? तो ऑब्वियसली कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस पुरानी वाली का कोई स्पेक्युलेटिव लॉस था, अगर पुरानी वाली का कोई स्पेक्युलेटिव लॉस था, तो ये नई वाली को मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि मैंने आपको ये पॉइंट अच्छे से समझा दिया होगा, क्यों? क्योंकि क्या है ना इसका क्वेश्चन है अपने पास में। अब वापिस से सुन लो, पुरानी कंपनी थी, अमालगमेटेड हुई, नई कंपनी बन गई, पुरानी कंपनी के पास में इस बिजनेस लॉस थे और क्या था, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, क्या नई वाली को मिलेगा? तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरानी वाली के पास में स्पेक्युलेटिव लॉस था, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा,
ठीक है, समझ गए सर हम, ठीक है, इधर इधर करके समझ गए। ओके, तो यही समझाना था मेरे को। उसके बाद तो अपने को क्या है ना कि फालतू कोई रामायण पढ़नी नहीं इसके अंदर। मतलब इतना कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ पढ़ेंगे तो फिर बाकी के चैप्टर कब पढ़ेंगे बस। मतलब बाकी के चैप्टर पढ़ तो लेंगे, लेकिन ठीक है, ये याद कैसे रखेंगे ना। यही ये ठीक है, कैरी फॉरवर्ड का कुछ दे रखा है इन्होंने। ओके ठीक है, फिर आ जाओ लॉसेस इन स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है, वो अपने खत्म कर दिया, जो मैंने बताया उतना याद रखना बस आप। ठीक है, लॉसेस इन स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको कोई लॉस हो रहा है तो आप है ना कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मैक्सिमम 4 ईयर तक। ठीक है, और उसको सेट ऑफ करने का क्या प्रोविजन है, तो आप है ना स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, और 4 साल तक अपन इसको क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम 4 साल, उसके बाद नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस बाय स्पेसिफाइड बिजनेस। अच्छा, स्पेसिफाइड बिजनेस यानी 35 AD वाले, 35 AD पीजीपीपी के अंदर पढ़ के आए ना, वो वाली। तो अगर 35 AD के बिजनेस है तो वो 35 AD की इनकम से ही सेट ऑफ होंगे, ये तो अपन को पता है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या होता है, लॉस कैन बी सेट ऑफ इनडिफाइनेटली। ठीक है, ये अपन पीजीपीपी के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि अगर 35 AD से कोई बिजनेस का लॉस होता है तो आप इस लॉस को चलने दो। कब तक चलने दो, जब तक ये जान तब तक चलने दो। ठीक है, इसमें आपको कोई भी टाइम लिमिट नहीं दे रखी है, आप इसको कभी भी आज से 100 साल बाद भी सेट ऑफ कर देना चलेगा। ठीक है, लेकिन बस बात यही है कि आप उसको जो जिस इनकम के सामने सेट ऑफ करोगे वो इनकम आपकी क्या है ना 35 AD की होनी चाहिए, स्पेसिफाइड बिजनेस की होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या कर रखा है, ठीक है, अगर कोई कंपनी 115 BAA BAB BAD BAE फॉलो करती है तो वो एलिजिबल नहीं है 35 AD के लिए। ओके, और अगर कोई बंदा 115 BAC फॉलो करता है, ठीक है, तो वो भी 35 AD के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है सर, हम समझ गए। फिर नीचे आ जाओ, लॉस अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, मैंने कैपिटल गेन का आपको वैसे बता दिया कि कैपिटल गेन का जो लॉस है वो कैपिटल गेन की इनकम से ही सेट ऑफ होता है, और उसके अंदर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने हो जाता है सेट ऑफ, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ होता है। ठीक है, बस आपको यही देखना है कि कितने साल तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो मैक्सिमम 8 ईयर्स तक। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा, तो 35 AD के केस में इनफाइनाइट ईयर है। ठीक है, और उससे पहले अपन ने देखा स्पेकुलेटिव बिजनेस के केस में 4 ईयर्स है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के केस में अपन ने क्या देखा था, 8 ईयर्स है। ठीक है, देखो आ जाओ ऊपर में दिखा देता हूँ एक बार आपको, अगर मुझे दिख जाए तो, और अगर मुझे नहीं दिखा तो फिर तो हो गया कल्याण। ठीक है, आ जाओ, कहाँ रह गया है, ये कौन सा था। देखो, अगर बिजनेस का लॉस है तो बिजनेस का लॉस भी 8 साल तक जा सकता है, और फिर ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का अगर होगा ना तो हाउस प्रॉपर्टी का भी 8 साल तक ही जाएगा ना, मैक्सिमम 8 असेसमेंट पीरियड। ठीक है, हाँ देखो, हाउस प्रॉपर्टी का है तो हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम 8 ईयर्स तक जा सकता है। ठीक है सर, हम यहाँ तक समझ गए। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का हो तो 8 ईयर्स तक जाएगा। ठीक है, पीजीबीपी का हो तो 8 ईयर्स तक चला जाएगा। ठीक है, पीजीबीपी का हो तो 8 ईयर्स तक चला जाएगा। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ लिया, ज़्यादा आगे आ गया क्या मैं, नहीं अभी ज़्यादा आगे नहीं आया, बराबर आया। ठीक है, स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो 4 साल तक जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस है तो इनडिफाइनाइट ईयर तक चला जाएगा। फिर क्या है, लॉसेस कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन है तो ये कितने साल तक जाएगा, ये भी 8 साल तक जाएगा। ठीक है, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी हो चाहे पीजीबीपी हो चाहे कैपिटल गेन हो, 8 ईयर्स तक चला जाएगा। सिर्फ स्पेकुलेटिव लॉस था वो 4 साल तक जा रहा था, और 35 AD तो इनफाइनाइट ईयर तक जा रहा था। ओके, तो अब क्या है ना, अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, यानी कि असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 26 एंड 27। ओ ओके, मैं बार बार ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि क्या है ना कि आपको पता रहे कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, जो भी असेसमेंट ईयर 26 एंड 27 के लिए पढ़ रहा है, इस वजह से। मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई किसी को ऐसा लगे कि यार ये तो पुराना लेक्चर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मिस्टर चेतन हैज द फॉलोइंग इनकम एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। ठीक है, मिस्टर चेतन के पास में कुछ फॉलोइंग इनकम है और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है। क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, तो उसके सामने अपन इसको क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कहीं पे भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ढूंढो,
तो ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है। तो इस इनकम के सामने ये 42,000 सेट ऑफ हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा। फिर आता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म लॉसेस, ठीक है। तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही सेट ऑफ करता है, पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या? तो है अपने पास में। ओके, आ जाओ। तो यानी कि क्या है ना कि 1,75,000 में से 42,000 माइनस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और क्या होगा देखो, 85,000 के सामने से 96,000 को अपन माइनस करने जाएंगे तो 85,000 तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और बाकी का बचा हुआ अपन क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेल ऑफ शेयर हुआ 1,75,000 का, उसके सामने अपन 142,000 को माइनस कर देंगे तो 1,33,000 मिल जाएगा। ओके, तो देखो है ना एक चीज यहाँ पे, व्हाट इज द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर चेतन फॉर असेसमेंट एट 26 एंड 27। देखो यहाँ पे कैपिटल गेन की ही इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, इसलिए क्या है ना कि अपने को प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। बट मान लो अगर यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है तो फिर क्या करते हैं, तो देखो है ना हाउस प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है तो पहले अपन चेक करते हैं क्या ये 115 बीएससी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो अगर कुछ नहीं लिखा तो हम ये मान के चलते 115 बीएससी फॉलो कर रहा है, और अगर ये 115 बीएससी फॉलो कर रहा है तो फिर अपन देखते हैं कि अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस है तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। ओके, ठीक है। और क्या है ना कि फिर अगर सेट ऑफ नहीं हुआ तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। ये नॉर्मल प्रोविजन से आप याद रख लेना। फिर ये देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसके अंदर कितना दे रखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 85,000 का अपन ने लिख दिया, ठीक है। इसके सामने अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को माइनस कर रहे थे, लेकिन 85,000 तक ही माइनस कर पाएंगे, और बाकी का जो बचा हुआ है उसको अपन क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और यहाँ पे इनकम कितनी आ जाएगी, नील। और तो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, 1,33,000। ओके, ठीक है। ये 11,000 अपन ने क्या किया, हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, ठीक है। फिर लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। देखो अगर आपके क्या है ना कि आप रेस हॉर्सेस, ठीक है, मतलब आपको घोड़े वोड़े पालने का शौक है, ठीक है। तो आप अगर घोड़े वोड़े पालने का शौक है ना, आप रेस के घोड़े अगर पालते हो, ठीक है, और उनको ऑन करते हो, मेंटेन करते हो, तो उस केस में आप जो उसका जो लॉस है वो उसका जो लॉस है ऑनिंग एंड मेंटेनिंग का जो लॉस है रेस हॉर्सेस का, वो आप कौन सी इनकम से सेट ऑफ करोगे, तो वो ऑब्वियसली ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस की इनकम से ही आप सेट ऑफ करोगे, ये तो आपको आता है। फिर बात ये आती है, तो अगर वो जो लॉस है अगर वो सेट ऑफ नहीं हुआ तो उसको अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्या, तो ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितने साल तक करेंगे, तो मैक्सिमम 4 ईयर तक हम उसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो 4 साल अभी तक 2 बार आया है, एक तो स्पेकुलेटिव बिजनेस के केस में, और दूसरा अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के केस में। ओके सर, ठीक है, ठीक है। तो अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा है, मिस्टर दिनेश एज द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26, यानी कि असेसमेंट ईयर 26 एंड 27। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ रनिंग ऑनिंग है ना, रनिंग नहीं, ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज 75,000। देखो इनकम कितनी हुई है, 75,000 मेंटेनिंग रिसोर्सेज से। फिर अपन देख लो इसके सामने इसका कोई लॉस दे रखा क्या, तो ये तो इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है। इनकम ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से इसको क्या हो रखा है, लॉस हो रखा है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ना, ये लॉस लॉस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 96,000 ये क्या है, नेगेटिव है। ये देखो नेगेटिव का साइन नहीं बनाते ना तो अपने को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ओके, इतना कंफ्यूजन होता है कि अपन सही से लिख भी नहीं पाते। ये लॉस है एक्चुअली, ठीक है। और देखो इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस है 95,000, और उसके सामने ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल लॉसेस है 50,000 का। देखो तो क्या है ना कि देखो अगर नॉर्मल बिजनेस से अपन नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस माइनस भी कर देंगे ना, जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो उस केस में भी अपने को 45,000 की इनकम बच जाएगी। तब वो नॉर्मल बिजनेस की इनकम है ना, वो जो ऑनिंग एंड मेंटेनिंग वाली जो लॉस बच जाएगा ना, उसको अपन सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो अपन को क्या बताना, व्हाट इज द टोटल इनकम इन द हैंड ऑफ मिस्टर दिनेश फॉर द असेसमेंट ईयर 26 एंड 27। तो आ जाओ, देखो यहाँ पे वापस वही बात है कि हाउस प्रॉपर्टी वगैरह दे नहीं रखा है, और 115 बीएससी फॉलो करा नहीं, और अपने को कोई मतलब है ही नहीं। तो अपन सीधे बात करते हैं, अगर ऑनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस का इनकम है तो उसके सामने अपन 96,000 का लॉस अपन सेटअप करने जाएंगे तो 75,000 तक अपन सेटअप कर पाएंगे। तो अर्निंग एंड मेंटेनिंग सोर्सेज से इसको क्या कितनी इनकम हो जाएगी, नील इनकम हो जाएगी। अच्छा, तो जो बाकी का बचा हुआ पैसा है कितना, 75 से 85 95 21,000 रुपये। 21,000 रुपये सर, वो 21,000 रुपये का क्या होगा, तो देखो देखो ना, बैलेंस लॉस ऑफ 21,000 फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ अर्निंग एंड मेंटेनिंग, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसको नेक्स्ट ईयर में। ओके, फिर अपन टेक्सटाइल बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस की बात कर लेते हैं। तो टेक्सटाइल बिजनेस से आपको प्रॉफिट हुआ है 95,000 का इनकम हुई है, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे आपके 50,000 के, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया 45,000 का। तो वही आपका टोटल इनकम हो जाएगी 45,000 की। इसी के साथ में अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट है, ठीक है। फिर अपन आते हैं
कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और सक्सेशन, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है, अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज आता है, तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म सो मच ऑफ द लॉस प्रोपोर्शनेट टू द शेयर ऑफ रिटायर और डिस पार्टनर रिमेनिंग अनएब्जॉर्ब्ड, ठीक है। मतलब मान लो कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, यानी कि पीएसआर वगैरह चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई एडमिशन हो रहा है, या फिर कोई रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, या किसी पार्टनर की डेथ वगैरह हो गई है, ठीक है, ये सारे केसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो कि कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो उसका जो प्रोपोर्शनेट अनएब्जॉर्ब्ड इट एक्सप्लेन मच ऑफ द लॉस प्रोपोर्शनेट टू द शेयर ऑफ रिटायर या फिर डिजीज पार्टनर है एज एक्सिस्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मतलब मान लो कि वो अपने उसका जो प्रॉफिट था और उसका जो लॉस आ रहा था, उसका उसका जो लॉस आ रहा है फर्म का या पार्टनरशिप फर्म का जो लॉस आ रहा है, उसमें उस बंदे का जो शेयर है वो उसके प्रॉफिट को एक्सीड करता है। मतलब मान लो कि प्रॉफिट तो हुआ है 1 लाख रुपीज, ठीक है, लेकिन जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हो रहे थे एबीसी के अंदर, ए छोड़ के जा रहा है, ए का प्रॉफिट बनता है 1 लाख रुपीज, और इनके जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे वो थे 9 लाख रुपए के, है ना। तो 9 लाख रुपए तीनों में बराबर बटने थे, ठीक है। तो उस हिसाब से ना ए का जो लॉस आता है वो 3 लाख रुपए का आता है, ठीक है। तो ए आज छोड़ के जाना चाह रहा है, तो ए क्या करेगा, 1 लाख की इनकम के सामने ये 3 लाख को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, तो 1 लाख तक ही एब्जॉर्ब कर पाएगा, और बाकी का 2 लाख रुपए उसका अनएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अनएब्जॉर्ब रह जाएगा, तो unabsorbed रह जाएगा if any in the firm in respect of the previous year shall not be allowed to be carry forward by the firm। तो ठीक है, अब इस केस में जो बाकी का 2 लाख रुपए एक से रिलेटेड था वो फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। However, unabsorbed depreciation can be carry forward without such restriction। लेकिन अगर unabsorbed depreciation था तो वो depreciation भले कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन unabsorbed लॉस वगैरह था, ठीक है, तो वो जो प्रोपोर्शनेट लॉस था वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी फर्म अब। ओके, ठीक है सर, हम समझ गए। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है सेक्शन 79 के हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी क्या है ना कि सेम प्रोविजन चलेंगे अपने। ओके, ठीक है। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी इस केस में क्या होता है, एक्चुअली ऐसा होता है कि मान लो कि अगर आपने क्या है ना किसी को ट्रांसफर किया, ठीक है, क्लोजली हेल्ड कोई कंपनी है आपकी, और उस केस में क्या है ना कि आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि जो आप हो अभी वहाँ पे, ठीक है, एज ए शेयर होल्डर वगैरह हो, आपने क्या है ना 55% या 60% आपने होल्ड कर रखा है शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो क्या है ना कि इस साल कोई बिजनेस लॉस हुआ है, तो बिजनेस लॉस हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा, ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। मान लो कि 2 साल बाद आपने जाके क्या किया, उस कंपनी के ना 30% शेयर बेच दिए, तो आप 60% होल्डिंग कर रहे थे, आपने 30% शेयर बेच दिए, तो अब क्या हो गया, जो शेयर होल्डिंग्स में चेंज हो गया, 51% से ज्यादा थी आपकी, तो वो चेंज हो गया, तो उस वजह से क्या होगा कि अब है ना उसको लॉस का वो कंपनसेशन सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अपने कोई रिलेवेंट नहीं है, इतना इतना ध्यान मत देना, नीचे आ जाओ सीधे। नो सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम ब्रॉट टू टैक्स कंसिक्वेंटेड सर्च एक्विजिशन और सर्वे, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास में कोई अनडिस्क्लोज इनकम थी, अनडिस्क्लोज इनकम का मतलब क्या होता है, तो वो ऑलरेडी आपको पता होगा कि वो ऐसी इनकम जिसका आपके पास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और जो पकड़ी गई है, कब पकड़ी गई है, ड्यूरिंग द सर्च सर्च पकड़ी गई हुई है, या फिर सर्वे कोई हुआ था उसके उसमें पकड़ी गई है, ठीक है, एओ ने पता लगा ली। तो उस केस में अगर आपको कोई ब्रॉट आपको कोई लॉस हुआ था, ठीक है, अगर उस अनडिस्क्लोज इनकम के सामने अगर कोई लॉस है, तो आप उस लॉस को उस अनडिस्क्लोज इनकम से सेट ऑफ कर पाओगे क्या, तो नहीं कर पाओगे, सीधी बात से लिखी हुई है। तो नो सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है, ना तो आप उससे लॉस को सेट ऑफ कर पाओगे, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगेंस्ट अनडिस्क्लोज इनकम, ठीक है, कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी होगा ना आपके पास, तो उस अनडिस्क्लोज इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ओके, ठीक है, हम ये समझ गए, ठीक है। नीचे 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 कोई काम का नहीं है। फिर क्या है, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ मतलब क्या है ना कि आपको है ना पर्टिकुलर एक सीरीज के अंदर चलना पड़ेगा। आपको पहले क्या है ना कि ये चीजें सेट ऑफ करनी है, उसके बाद में आपको नीचे आना है। तो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होता है, तो पहले आप है ना हमेशा पीजीबीपी की इनकम में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करो। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड सेक्शन 35-18 फिर फलाना ढिगना जो भी है ना, उनसे ज्यादा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। पहले आप अपने वालों का ध्यान दो, पहले है ना इस साल का ध्यान दो, पीछे का तो बाद में देखेंगे। तो पहले आप करंट ईयर के डिप्रिसिएशन माइनस करो, ठीक है। फिर आपका माइनस करोगे करंट ईयर के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और साइंटिफिक रिसर्च पे जो आपने पेमेंट वगैरह किया है, या फिर कोई फैमिली प्लानिंग पे जो पेमेंट किया है, फिर आप वो माइनस करो पहले, ठीक है।
ओके, क्योंकि क्या है ना कि ये वो चीजें जिनका कि अपन को 100% डिडक्शन अलाउड होता है, तो पहले वो माइनस कर लो। फिर क्या करोगे, फिर अगर आपके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ रहे हैं, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ रहे हैं, पहले वो माइनस करो। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस क्या होता है ना कि ये माइनस क्यों करने दे रहे हैं अपने को पहले, ये अपने को सीरीज में फर्स्टली क्यों आ रहे हैं, तो देखो उसका एक ही रीजन है, इसका एक ही रीजन है, क्योंकि ये क्या है ना कि ये 8 साल तक ही मिलते हैं। तो ये 8 साल तक मिलते हैं, यानी कि 8 साल अगर निकल गए एक बार, तो फिर आपके लॉस लैप्स हो जाएंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। तो है ना, इनकम टैक्स वाले भी इस बात को समझते हैं, तो वो आपको पहले ही बोलते हैं कि पहले तो है ना हर साल के अंदर आप उसी साल का जो एक्सपेंडिचर है पहले वो माइनस करो। यानी कि पहले आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करो, जो कि कंपलसरीली होता है माइनस करना। फिर अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च या फिर आपने कोई करंट ईयर का एक्सपेंडिचर किया था फैमिली प्लानिंग पे, जो कि 100% अलाउड होता है, पहले वो माइनस कर लो। फिर उसके बाद में आपके कोई पुराने लॉसेस थे, अगर बिजनेस लॉसेस थे तो पहले आप बिजनेस लॉस माइनस करो। फिर आप क्या माइनस करो, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि ये तो है ना इनफाइनाइट ईयर तक चलता है ना, तो इनफाइनाइट ईयर तक चलता है, तो ठीक है ना, इसको पहले माइनस करने से क्या ही बेनिफिट मिल रहा है। तो पहले आप लॉस को माइनस करो, उसके बाद आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेना। फिर क्या करो, आप अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर लेना, और फिर आप अनएब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें है ना सारी इनफाइनाइट ईयर्स के लिए मिलती है ना, ये नीचे की इनफाइनाइट ईयर्स तक अपन इसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दैट्स वाई इन्होंने क्या बोल दिया है कि आप बाद में इनको सबसे लास्ट में सेट ऑफ करने आना है ना। तो इस वजह से इन्होंने क्या है कि सेट ऑफ का ऑर्डर दे रखा है कि आप पहले आप करंट ईयर की बात करो, सारा करंट ईयर का जो भी मामला निपटा दिया, उसके बाद में आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को पहले सेटअप करो। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर ईयर्स तक ही जाते हैं। फिर उसके बाद में जो भी इनफाइनाइट वाले फिर उनको आप ले लो। तो इसी के साथ में अपन क्या पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड दे रखी, कंप्यूटेड दे रखी, उस केस में क्या है ना अपने को कोई भी डिडक्शन नहीं देना है। ठीक है, तो 1,70,000। फिर क्या है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। देखो मिस्टर वरुण है ना, इंडिविजुअल है, इसके स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम हो रही थी 60,000 की। तो देखो स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से अपन क्या है ना कि स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस प्लस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस दोनों सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अभी इधर देखो, इधर लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, अच्छा ये तो ये आपस में क्या सेट ऑफ हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है, क्या ये आपस में सेट ऑफ होंगे क्या, तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही जा सकता है। ठीक है, तो ये कैपिटल गेन के सामने ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माइनस नहीं होगा। ओके, और फिर जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है ना, इसके इसके केस में क्या आता है, तो इसके केस में अपन नीचे देख लेते हैं आंसर के अंदर। व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर वरुण फॉर द असेसमेंट ईयर 26 एंड 27। ठीक है, तो देखो इनकम फ्रॉम सैलरी तो एज इट इज पूरा का पूरा आएगा। क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है ना कि कैपिटल गेन तो किसी भी और हेड से सेट ऑफ नहीं होता है। ओके, यही लिखा है। पीजीबीपी सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता है, और पीजीबीपी के अंदर वैसे भी लॉस है नहीं। तो दैट्स वाई अपन देखते हैं, अब सैलरी पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस था 60,000, उसमें से अपन ने लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस का माइनस कर दिया 40,000, तो अपने को स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम कितनी हो गई, टोटल 20,000। ओके, फिर अपन ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख दिया 90,000 का। ठीक है, इसमें से अपन ने लॉन्ग टर्म वाले का डिडक्शन दे ही नहीं सकते 30,000 का, मतलब सेट ऑफ कर ही नहीं सकते, तो अपन ने लिखा ही नहीं। फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी को अपन को डायरेक्टली लिख देना। ठीक है, क्योंकि और कोई वैसे अपने पास लॉस नहीं था, और विनिंग फ्रॉम जो लॉटरी है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आता है। ओके, ठीक है, फिर क्या लिखा है, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30,000 कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। फिर ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। अपन आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 अपन करते हैं, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर पेडिनिस। ठीक है, मतलब कोई इंसान ही है, फॉर द असेसमेंट ईयर 26 एंड 27, असेसमेंट ईयर 26 27 है, फॉर द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन बिलो उसके हिसाब से निकालना है। तो ये क्वेश्चन देखो काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है। बहुत सारे पॉइंट्स होने की वजह से क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, अच्छा बन जाता है, इसका मतलब क्या है ना कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट में कवर हो जाते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड दे रखी है 1,25,000, तो देखो ये तो वैसे भी इनकम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन अभी तक माइनस नहीं किया है, उस पहले ही अपने को इनकम दे दी 1,35,000, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ठीक है, ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, तो इसके सामने वैसे भी अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को ही माइनस कर सकते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस,
ठीक है। तो ये कोई अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो उसके सामने सेटअप हो जाएगा। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, ठीक है, तो पूरा टी बिजनेस की इनकम दे रखी है। तो अब देखो ये इनकम फ्रॉम टी बिजनेस क्या होता है, पार्शली एग्रीकल्चर होता है, पार्शली बिजनेस होता है, ठीक है। तो अब रेशियो क्या होता है, तो रेशियो पीजीबीपी के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता है, 40:60, ठीक है। जो हमेशा ज्यादा पोर्शन होता है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर का होता है, और जो कम पोर्शन होता है वो होता है बिजनेस का पोर्शन। तो अपन को खाली बिजनेस की इनकम ही लेनी है इसकी, तो 1,20,000 का अपन 40% कर लेंगे और वही अपनी बिजनेस की इनकम हो जाएगी। फिर क्या दे रखा है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ठीक है। डिविडेंड मिला है किसी इंडियन कंपनी से। अब वो इंडियन कंपनी एग्रीकल्चर का काम करती थी। इंडियन कंपनी कोई भी काम करे, चाहे एग्रीकल्चर का करे चाहे किसी का भी करे, उस केस में अपने को एग्जम्पशन नहीं मिलती। अगर अपन को मिला है डिविडेंड तो है ना, वो है ना अपने हाथ में हो जाता है टैक्सेबल, ठीक है, अपने साथ में हो जाता है डिम्ड डिविडेंड, और डिविडेंड किसी भी नाम से मिले अपने हाथ में हो जाता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है। मतलब शायद 222 ऐसे ही कुछ देखा था ना अपन ने यार। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, अपने हाथ में हो जाता है टैक्सेबल, ओके। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, पीजीबीपी की जो करंट ईयर की बिजनेस की इनकम होती है उसमें से माइनस कर देते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, पहले ये माइनस करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ अपन चेक करते हैं कौन कहाँ किसी सेटअप हो रहा है। तो अपन पहले बात कर लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर फैटनीस असेसमेंट ईयर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड दे रही 1,25,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना था, 1,35,000 दे रखा है ना, ये दे रखा है सर, ठीक है, 1,35,000। इसके अंदर से अपन ने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया। देखो अभी तक ये अमाउंट लिख दिया अपन ने ना, 1,25,000 लिख दिया, 1,35,000 लिख दिया, 26,000 अपन माइनस कर रहे हैं, ओके। तो अपने को 1,09,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये तो कैपिटल गेन में जाएगा, ये भी कैपिटल गेन में जाएगा। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, ये भी किसके अंदर आता है, पीजीबीपी के अंदर। तो ये जो 1,20,000 है इसका जो 40% निकालेंगे है ना, ठीक है, 40% जो हिस्सा निकलेगा इस 1,20,000 का, वो कितना हो जाएगा। तो देखो वो कितना होगा, एक तो 8,000 और 40,000, 48,000, 48,000 शायद, है ना, 48,000, ठीक है, 48,000 होता है। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस 40% इज बिजनेस इनकम, 48,000 के अपन बिजनेस इनकम मान लेंगे। टोटल बिजनेस इनकम कितनी हो जाएगी, 1,57,000 हो जाएगी, ओके। 1,57,000 हो गई, ये अपन ने ये भी कर लिया। अब अपने को देखो कि कोई लॉस दे रखा है क्या, तो देखो है ना, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अपन ने ले लिया, ठीक है। अपने को लॉस दे रखा है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। अगर कोई बिजनेस लॉस है तो अपन पहले फिर बिजनेस लॉस माइनस करते हैं। तो 45,000 का लॉस माइनस किया, ओके। तो जो भी अमाउंट बचा 1,12,000 वो अपनी क्या हो जाएगी, पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी। फिर अपन कैपिटल गेन की बात करते हैं। कैपिटल गेन की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 56,000 का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, कंपनसेट होगा ही नहीं, मतलब सेटअप होगा ही नहीं। तो अपन 56,000 अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन की इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। फिर अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाते हैं। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर के हैंड्स में चार्जेबल होता है, ठीक है। तो कितना चार्जेबल हो रहा है, 1,20,000 का, ओके, ठीक है। ठीक है, अपन को समझ में आ गया ये। तो इसी के साथ में अपन ने 1,20,000 का फिगर भी कंसिडर कर लिया, 56,000 का फिगर भी कंसिडर कर लिया। सिर्फ अपन ने कोई फिगर कंसिडर नहीं किया 90,000 का, क्यों, क्योंकि वो है ना इस पूरे आंसर के अंदर में सेटअप ही नहीं हो रहा है। तो सेटअप नहीं हो रहा तो उसका अपन नोट बना देंगे। नोट बना दो, क्या है ना कि नोट बनाओ, ये देखो ना, 90,000 ब्रॉड फॉरवर्ड असेसमेंट ईयर कैन नॉट बी सेट ऑफ इन असेसमेंट ईयर 26, 27 it has the carried forward set off against long term capital gain if any during 27 and 28, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यही लाइन लिखनी है। फिर देखो 60% ऑफ टी बिजनेस इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम देयरफॉर एग्जाम फ्रॉम टैक्सेस, अगर टैक्सेस से एग्जाम है तो उससे उससे कोई लॉस को सेट ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 1,20,000 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। किस रेट ऑफ टैक्स से होता है ये बोले नहीं भी बताओ तो चलेगा, ठीक है। तो अपन सारी इनकम को ऐड कर देंगे तो 4,13,000 हो जाएगा, ओके, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक अभी तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है अपना लेक्चर। सबमिशन ऑन रिटर्न ऑफ लॉसेस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर आपको लॉस हो रहा है, तो अगर लॉस हो रहा है तो कभी आपके दिमाग में ये आ जाए ना कि अगर आपकी इनकम होती है तब तो आप इनकम टैक्स आईटीआर फाइल कर लेते हो, ठीक है। अगर आपको लॉस हो गया तो क्या आप आईटीआर फाइल करोगे क्या, तो देखो सेक्शन 80 में यही बात बता रखी है कि अगर आपको लॉस हो तो आपको क्या ना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। किस केस में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अगर आपको कोई बिजनेस लॉस हो, कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस हो, कोई स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी वाला लॉस हो, कोई कैपिटल गेन वाला लॉस हो, कोई कैपिटल गेन का अगर लॉस हो, ठीक है,
और कोई लॉस हो ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का। तो अगर इन बिजनेस से ये पर्टिकुलर 5 बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस कैपिटल गेन, ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई भी लॉस है ना, उसको आपको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, फ्यूचर ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है, और कैरी फॉरवर्ड करके वहां पे आपको बेनिफिट लेना है फ्यूचर ईयर के अंदर। तो अगर आपको फ्यूचर ईयर में बेनिफिट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ लॉसेस का। ठीक है, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा लॉसेस का। ओके, ठीक है। तो रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। द सीसी मस्ट हैव फाइल द रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139(3). ठीक है, 139(3) के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड सच लॉसेस, सच सेट ऑफ लॉसेस। ठीक है, इन लॉसेस को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको सेक्शन 139(3) के हिसाब से फाइल करना पड़ेगा अपना लॉस का रिटर्न। ठीक है, और सच रिटर्न ऑफ लॉस, ठीक है, रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल्ड विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) का जो भी टाइम अलाउड देता है ना अपने को, ठीक है, 31 जुलाई वगैरह, तो वो वाले जो केसेस है अपने को वही वाले एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे द कंडीशन डज नॉट अप्लाई, दिस कंडीशन डज नॉट अप्लाई टू अ लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मान लो अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना है क्या, नहीं करना। कैरी फॉरवर्ड अंडर 71(b) एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अगर कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना है क्या, उस केस में आप नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये हाउस प्रॉपर्टी हो या फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो, अगर उस केस में अगर आप है ना नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर 5 नाम, बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस कैपिटल गेन या फिर अर्निंग एंड मेंटेनिंग ऑफ फ्रेश सोर्सेज, इन केस में अगर आपको क्या है ना कि फ्यूचर ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आप कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप क्या करोगे, सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉसेस आपको फाइन करना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसी के साथ क्या है ना, मैंने आपको मतलब बहुत कुछ बता दिया है इस चैप्टर के अंदर। और मैं आपको है ना अब लास्टली मतलब रुको मेरे को देखने दो, मतलब अपन लास्ट में ही थे ना ऑलरेडी वैसे भी। ठीक है, तो अपन ने बहुत कुछ बता दिया, मतलब सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, और सब कुछ पढ़ने के बाद में सब कुछ पढ़ने के बाद में क्या है ना कि अपन देखते हैं अपन पीछे का कोई क्वेश्चन है अपने पास में, तो एक क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 2, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले मैं देख रहा हूँ कि अपन एक बार चार्ट को रिवाइज कर लेते हैं, अगर कर पाए तो। ठीक है, आ जाओ, देखो कर्सर कितनी अच्छे तरीके से एकदम खींच रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये चैप्टर का जो ओवरव्यू था अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चैप्टर का ओवरव्यू देखो, ये ना एक्चुअली क्या है ना कि ये ऐसे मुड़ा हुआ है, अपन इसको देखते हैं घुमा के। ठीक है, देखो घुमा दिया तो घूम गया। तो यहाँ से देखो अपन क्या करते हैं, वापस से एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड सेट ऑफ लॉसेस अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अपन देख रहे हैं। तो अगर इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है, इंटर सोर्स मतलब एक ही सोर्स के अंदर अगर अपन कर रहे हैं तो इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है कि अगर है ना लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो वो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस ही होगा, नॉर्मल बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है, अगर 35 एडी का कोई लॉस है तो 35 एडी के बिजनेस से ही होगा सेट ऑफ। ठीक है, फिर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। ओके, और अगर अर्निंग एंड मेंटेनिंग बिजनेस ऑफ रिसोर्सेज है तो वो अर्निंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। ठीक है, तो ये था इंटर सोर्स के लिए। फिर क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट का क्या एक्सेप्शन दे रखा था आपने को कि अगर पीजीपीपी का कोई भी लॉस है तो अपन उसको सैलरी के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, अगर कैपिटल गेन का कोई लॉस है तो वो किसी भी दूसरे हेड के सामने अपन सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम से ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, फिर अपने को बता रखा था कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस या फिर कोई ठीक है स्पेकुलेटिव लॉस है, कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, कोई 35 एडी का लॉस। ओके, तो अपने पास कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस स्पेकुलेशन का कोई लॉस है, कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है जो कि 35 एडी के अंदर आता है स्पेसिफाइड बिजनेस, या फिर कोई अर्निंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज का कोई लॉस है। ठीक है, तो ये किसी और हेड से सेट ऑफ ही नहीं होंगे। ओके, ठीक है, ये अपने को समझ में आता है। फिर क्या कोई अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो सिर्फ 2 लाख तक ही सेट ऑफ हो सकता है, उससे ज्यादा का सेट ऑफ नहीं होगा, और फ्यूचर ईयर में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ होगा। ओके, यहाँ तक भी हमको समझ में आता है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो फिर क्या है, फिर अपन लास्ट में आ जाते हैं कैरी फॉरवर्ड के केस में। ठीक है, तो अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो देखो कैरी फॉरवर्ड क्या था, अनएब्जॉर्ब लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो 8 साल तक जा सकता है। ओके, फिर अपन क्या करते हैं अनएब्जॉर्ब बिजनेस, ठीक है, अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस। ठीक है, बिजनेस लॉस अगर पीजीपीपी का लॉस है तो वो 8 ईयर्स तक चला जाएगा, 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का कोई लॉस है तो वो 4 साल तक ही जाएगा। ओके, अनएब्जॉर्ब लॉस स्पेसिफाइड अनएब्जॉर्ब लॉस है 35 एडी, सेक्शन 35 एडी का जो बिजनेस लॉस है अगर वो है तो वो इनफाइनाइट ईयर तक जाता है।
इनडिफाइनाइट पीरियड ऑफ सेट ऑफ, ठीक है। और फिर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो 8 साल तक जाएगा, कैपिटल गेन के लॉस 8 ईयर तक जाते हैं। चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो भी 8 साल तक जाएगा। और क्या हो सकता है, अनएब्जॉर्ब्ड लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस है, ठीक है। अनएब्जॉर्ब्ड लॉस है ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस का, तो वो भी 4 साल तक जाएगा, ठीक है। तो 4 साल में सिर्फ क्या जाता है, एक तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का जाएगा, और स्पेकुलेटिव बिजनेस के 4 4 साल तक जाते हैं, ओके। कैपिटल गेन के दोनों 8 8 साल तक जाते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन के दोनों 8 8 साल तक जाते हैं। पीजीपीपी का 8 साल तक जाता है, हाउस प्रॉपर्टी का 8 साल तक जाता है, ओके, ठीक है। सैलरी के अंदर कोई ये मत बोल देना कि सर सैलरी में लॉस हो गया, तो अरे पागलो, सैलरी में लॉस हो ही नहीं सकता ना, ठीक है ना, या तो सैलरी होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसमें लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता सैलरी के अंदर, तो ये बात तो समझना। फिर स्पेकुलेटिव 4 साल तक, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। सिर्फ अनएब्जॉर्ब्ड 35 AD वाला है, वो इनडिफाइनाइट ईयर तक जाता है, ओके, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने है ना चार्ट से सब कुछ रिवाइज कर दिया है, ठीक है, चार्ट सब कुछ रिवाइज कर दिया है, ओके, ठीक है। चार्ट से रिवाइज किया तो वो आ तो गया था ना सारा, ऐसा तो नहीं कि मैंने डायरेक्ट बता दिया था आपको, ठीक है, मतलब आ गया होगा, ओके ओके, ठीक है, आ गया था बराबर, ठीक है। तो अब अपने पास सिर्फ एक क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बज रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको है ना थोड़ा सा आगे करवाऊंगा, ठीक है। मतलब मैं मेरे साइड से पोस्ट कर रहा हूँ आपको, तो एक साथ ही मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो अपन टी वाई क्यू का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं ना, टी वाई के, ठीक है, टेस्ट योर नॉलेज अपन देख लेते हैं यार क्या लिखा हुआ है टी वाई के, है ना। तो टी वाई के का अपन क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एबीसी लिमिटेड ओनिंग एन इंडस्ट्री अंडरटेकिंग्स वाज अमालगमेटेड विद XYZ लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी थी, और वो क्या हो रही है, अमालगमेटेड हो रही है किसके साथ में, XYZ के साथ में, ठीक है। तो अब आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो XYZ लिमिटेड, सॉरी XYZ नहीं थी, क्या थी, एबीसी थी, है ना। तो एक एबीसी थी, अब वो जाके XYZ के साथ में मर्ज होने वाली है, ठीक है। तो अब एबीसी खत्म हो जाएगी, XYZ बन जाएगी। तो एबीसी की जो भी बिजनेस लॉसेस थे, और जो भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, एप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ठीक है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, क्या वो इस अमालगमेटेड XYZ को मिलेगा क्या, तो मिल जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड अगर इसका कोई स्पेकुलेटिव लॉसेस होगा तो वो इस सामने वाले को मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड ओनिंग एन इंडस्ट्री अंडरटेकिंग वाज अमालगमेटेड विद XYZ। एबीसी लिमिटेड XYZ के साथ में मर्ज हो गई है ऑन 1 अप्रैल 2025, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को। ऑल थ्री कंडीशन ऑफ सेक्शन 2 वाज सेटिस्फाइड, ठीक है, जो भी हो गया अपने को कोई मतलब नहीं है। एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग लॉसेस एज असेस इन द असेसमेंट ईयर 25 एंड 26, ठीक है। एबीसी लिमिटेड ने कुछ फॉलोइंग लॉसेस को असेस किया था असेसमेंट ईयर 25 26, लेकिन इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या हो गया होगा, इसके लिए 25 26 के लिए 24 25, ठीक है। प्रीवियस ईयर 24 25 में कुछ लॉसेस किए थे इसने, ठीक है। तो अब ये 25 26 के अंदर इसको सेटअप करना चाह रहा है, ठीक है। 25 26 की इनकम से सेटअप करना चाह रहा है, विच इज कैरिड फॉरवर्ड इन द असेसमेंट एट 26 एंड 27, ओके, ठीक है। देखो कुछ स्पेकुलेटिव लॉस थे, 4 लाख के, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, ठीक है, अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर था ऑफ कैपिटल नेचर, ठीक है, बिजनेस लॉस था, ओके, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बाकी सारी चीज कोई भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो, कुछ भी हो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर हो, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, ये नई वाली कंपनी को मिल जाएगा, ठीक है। बिजनेस लॉस हो वो भी मिल जाएगा, स्पेकुलेटिव को छोड़ के। तो है ना, सिर्फ 4 लाख माइनस नहीं कर पाएंगे, बाकी अपन तीनों माइनस कर देंगे, ओके, तीनों माइनस कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर तीनों माइनस कर पाएंगे तो फिर वही, पहले बिजनेस लॉस माइनस होगा, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस होगा, फिर अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर माइनस होगा, ठीक है। ये तो अपने को सीरीज भी पता है। बस बात ये आ गई ना कि अभी इनकम तो पता करें कि इनकम कौन सी इनकम में से माइनस होगा, कितनी इनकम में से माइनस होगा। तो देखो XYZ लिमिटेड हैज कंप्यूटेड, है ना, XYZ लिमिटेड ने कंप्यूट करी है प्रॉफिट 140 लैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 26, यानी असेसमेंट ईयर 26 27 के लिए 140 लाख रुपए इसने असेस करी है अपना प्रॉफिट, ठीक है। बिफोर सेटिंग ऑफ एलिजिबल लॉसेस, ये जो एलिजिबल जो लॉसेस थे इनको सेट ऑफ करने से पहले, ऑफ एबीसी लिमिटेड, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। लॉसेस तो इसने सेट ऑफ नहीं किए थे, लेकिन जो इसने डेप्रिसिएशन था वो प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। तो अब इस को ये मत समझना कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, नहीं नहीं नहीं, ये है ना, ये डेप्रिसिएशन कौन सा, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की बात कर रहा होगा।
एट 15% पर एनम ऑन रुपीज 150 लाख। 150 लाख पे 15% का इसने डेप्रिसिएशन निकाल के 140 लाख में से माइनस 140 लाख क्या, ठीक है 140 लाख आया ही कैसे है, जो भी इसकी इनकम आई थी उसमें से इसने 150 लाख का 15% निकाला और इस इनकम में से माइनस कर दिया होगा, तो इसको 140 लाख रुपए इसका कंप्यूटेड प्रॉफिट आ गया था, ऐसे करके आया था। बिंग द कंसिडरेशन एट विच प्लांट एंड मशीनरी वर्स ट्रांसफर टू XYZ, ठीक है, जो कंसिडरेशन पे प्लांट एंड मशीनरी XYZ को ट्रांसफर हुई थी, द WDV एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2025 100 लाख, ठीक है। मतलब देखो सीधी बात तो ऐसी है कि इस सामने वाली XYZ ने क्या किया, XYZ ने 150 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया है 15% का, ठीक है। क्यों अब XYZ ने 150 लाख पे क्यों किया, क्योंकि इसका ये कहना है कि मेरे को जो ये प्लांट एंड मशीनरी मिली थी मेरे को 150 लाख पे मिली थी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है क्या, इनकम टैक्स जिस वैल्यू पे आपको मिलता है उस पर अलाउड करता है क्या, तो नहीं। इनकम टैक्स क्या बोलता है कि इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है कि जो भी प्लांट एंड मशीनरी की WDV है, आप उस WDV हो उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना, ठीक है। तो पुरानी वाली फॉर्म में WDV क्या रह रही थी, 100 लाख रुपीज, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को, तो इसके पास भी 1 अप्रैल 2025 को 100 लाख में ही आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसको कितना डेप्रिसिएशन माइनस करना था, 100 लाख का 15%, इसने माइनस कितना किया 150 लाख का 15%, ठीक है। मतलब अपन ऐसा समझ सकते हैं कि इसको 100 लाख का माइनस करना था और 150 लाख का माइनस नहीं करना था, यानी इसने 150 लाख का 15% गलत माइनस कर दिया होगा। 150 लाख का 15% कितना होता है, देखो 150 लाख का 15% अपन निकालेंगे तो 22.5 लाख होता है, यानी कि इसने 22.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, जो कि गलत है। तो अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट के अंदर 22.5 लाख ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फिर अपन क्या करेंगे, सर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है क्या, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ओरिजिनल वैल्यू का। ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है, 100 लाख की, ठीक है। 100 लाख की जो WDV थी उस पर अपन 15% माइनस करेंगे, यानी कि 15 रुपीज का अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे 140 लाख, ठीक है। मतलब मैं देखता हूँ आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, अब दिखेगा। अपन क्या करेंगे 140 लाख लिखेंगे, ओके, ठीक है। ये अपन ने 140 लाख लिख दिए, इसमें से अपन डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है, अपन डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 150 लाख पर, माइनस नहीं करेंगे अपन प्लस करेंगे ना। 150 लाख पे जो 15% आपने निकाला है वो तो अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो तो क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे वापस से, ठीक है। कितना होता है 150 लाख पे 15% और 22.5 होता है ना, अभी अपन ने निकाला था। 150 लाख पे 15% अगर आप निकालोगे 22.5, देखो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ ताकि क्या है ना कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और ठीक है, फिर क्या कोई कंफ्यूजन नहीं हुए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की साइड में लिख देता हूँ, ओके, ठीक है, यहाँ पे स्पेस अच्छी है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि आपने क्या है ना कि प्रॉफिट कितना बताया है, प्रॉफिट बताया आपने, कितना बताया प्रॉफिट 150 लाख का, ओके, ठीक है सर, हम समझ गए, ठीक है। उसमें से आपको क्या करना था कि जो बुक डेप्रिसिएशन था वो माइनस करना है, या फिर डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, अपन कुछ भी नाम से बोल दो ना, इसको चलेगा, ठीक है। अपन को क्या करना है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स अपन को क्या करना है, एड बैक करना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एज पर बुक अपन क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, कितना हो रहा है वो 22.5, कैसे आया ये, ठीक है, 22.5 कैसे आया ये आया 150 का, अपन ने क्या किया मल्टीप्लाई किया है इसको 15% से, ठीक है। तो वो ठीक है, ये ऐसे आया है, ओके, ठीक है। तो आपको आपको दिख रहा होगा ना अच्छे से, ओके, ठीक है। मतलब प्रॉफिट था 150 लाख का, नहीं 150 लाख का प्रॉफिट नहीं था अपना, प्रॉफिट ही कितना 140 लाख है पहले तो ये, ठीक है। 140 लाख का अपने पास प्रॉफिट है, 140 लाख के प्रॉफिट में से अपन ने डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स अपन ने क्या किया, ऐड किया है, ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट, ठीक है, IT एक्ट के हिसाब से माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब IT एक्ट का डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है, IT एक्ट का डेप्रिसिएशन अपना बन रहा है 15 रुपीज, ठीक है। कैसे आया ये आया है 100 जो कि WDV थी उस पर अपन ने मल्टीप्लाई किया 15% से, तो ये अपना क्या कितना आ गया है 15 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ गया है, ठीक है। तो अब आओ इसको ऐसे समझो, अब
आपका प्रॉफिट था 140 लाख, उसमें आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स को ऐड कर दो 22.5 लाख को, ठीक है। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स माइनस कर दो 15 लाख को, ठीक है। तो आपका बुक प्रॉफिट एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 140, ठीक है। 140 में से आपने क्या किया, आपने 22.5 को ऐड किया, ओके। फिर आपने माइनस कितना किया, 15 आपने माइनस किया, तो आपका 147.5 आना चाहिए। तो आपका आंसर कितना आएगा इधर नीचे, 147.5, ठीक है। 147.5 लाख आपका आंसर आएगा। अब इसके अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा, एलिजिबल डिडक्शंस देने पड़ेंगे, ठीक है। अपन ने क्वेश्चन अभी तक अपन ने यही तक पढ़ा है। अपन एक और नीचे एक और चीज पढ़ते हैं, द अबव प्रॉफिट, ठीक है। मतलब ये जो 140 लाख वाला प्रॉफिट है, इसकी बात करें, द अबव प्रॉफिट ऑफ एक्सवाइज लिमिटेड इंक्लूड स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट ऑफ 10 लाख, ठीक है। मतलब इसमें एक स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट भी है, ठीक है। ये प्रॉफिट अपन को क्यों दे रखा है, ताकि क्या है ना कि अपन देखें कि 140 के अपन दो टुकड़े कर ले, 130 लाख और 10 लाख, और उस 10 लाख में से अपन 4 लाख का डिडक्शन दे दे। लेकिन आपको पता है कि अमालगमेटेड के केस में स्पेक्युलेटिव लॉस का अपन को डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। तो अगर मिलेगा ही नहीं तो फिर अपने को कोई मतलब ही नहीं है 10 लाख अलग लिखने से, ठीक है। अपन को 140 लाख ऐसा कैसा ही लिख लेना है। अपन को क्या करना था, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 26 27 एंड इंडिकेट द लॉसेस एंड अदर अलाउंस टू बी कैरी फॉरवर्ड बाय इट, ओके। तो अपन ने क्या है ना कि इतना पोर्शन तो अपन ने देख लिया है कि अपन 147.5 लाख तक तो पहुंच जाएंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस 147.5 लाख में से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बिजनेस लॉस माइनस कर देंगे। तो ठीक है, 147.5 में से अपन सबसे पहले बिजनेस लॉस माइनस करेंगे 120 लाख का, ओके। फिर अपन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 18 लाख का, ओके, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर, कैपिटल लेजर का जो भी एक्सपेंडिचर था उन साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, वो पूरा माइनस कर देंगे 2 लाख का, ठीक है। तो अपना कुछ 7.5 लाख बचना चाहिए आंसर में, है ना। मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना आ जाएगा अपना XYZ लिमिटेड का 7.5, ठीक है। अपन आंसर देखते हैं, देखो आ गया अपना आंसर, ठीक है। अपन है ना, क्या है ना कि देखो ये यहाँ इन्होंने 140 लाख लिया, और फिर क्या है ना कि इन्होंने 147.50, यहाँ पे क्या है ना कि उन्होंने रामायण लिखी है, ठीक है। कि आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था, तो आप एक्सेस डेप्रिसिएशन जो भी एक्सेस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन बनता है 50 लाख पे 15% आप वो ऐड कर दो, ठीक है। तो आप ये नहीं करके मैंने जो आपको दिखाया है, मैंने आपको क्या दिखाया था, मैंने आपको दिखाया आप प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट एज पर बुक्स, ठीक है। बिजनेस इनकम सेटिंग ऑफ फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ एफिशिएंट लिमिटेड, मतलब प्रॉफिट एज पर बुक्स है ना, या फिर प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स 140 लाख, उसमें से आप लेस कर देना डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स ऐड कर देना डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर से आपको डिडक्शन देने। तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा कौन सा, 147.50। इसके अंदर से आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस करोगे, ठीक है, ठीक है। अपन को सीरीज के हिसाब से चलना है। फिर उसके बाद अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ओके, 18 माइनस किया। फिर आप अनअब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करोगे 2 का, ठीक है। तो आपकी बिजनेस इनकम आ जाएगी 7.50, ओके, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे आप देख लोगे, नीचे आप चाहो तो ये नोट्स पढ़ लेना। अगर आप इतने बड़े बड़े नोट्स लिखने बैठोगे तो फिर तो आपका DD का पेपर कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको इतने बड़े बड़े नोट्स देने नहीं है, आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ भी नोट्स लिख देने, ठीक है। मतलब आपने सेट ऑफ किया ना, ठीक है, तो C2 and 4 ऐसा करके नहीं, जरूरी नहीं आप नोट नंबर लिख देना, डायरेक्ट 2 and 4 इतना दे देते, तो एक ही नोट में लिख देना ना यार, ठीक है। और दो के लिए अगर एक नोट बन रहा है तो ठीक है, आप क्या करना है कि आप है ना, ठीक है, अलग अलग ही लिख देना यार, ठीक है। एक एक दो दो लाइन के तो नोट लिखने होते हैं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े लिखने भी नहीं होते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा सामने वाला भी नहीं पढ़ता है, यानी कि अपना जो टीचर होता है कॉपी चेकर, वो भी नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसको पास भी टाइम नहीं होता है। वो देखता है कि अगर आपने 7.5 लाख सही निकाल दिया तो इतना सफिशियंट है उसके लिए, ठीक है। इसके नीचे और कोई क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन दे नहीं रखा है, ठीक है। तो मतलब मेरी तरफ से क्या है ना कि ये लेक्चर कंप्लीट है। मतलब मैंने आपको क्या करवाया है वही वापस एक सवा घंटे के अंदर, ठीक है। जैसा कि अपना पिछला लेक्चर शायद क्लबिंग वाला भी लगभग इतना ही गया था, तो उसके अंदर भी मैंने आपको क्वेश्चंस भी कंप्लीट करा दिए थे, और साथ में कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दिए थे, ठीक है। मतलब जितना मैं समझा सकता था उतना। सेटअप के केस में भी मैंने आपको सारे प्रोविजंस रिवाइज करवा दिए, और साथ में मैंने आपको क्या है ना कि क्वेश्चंस भी करवा दिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस कर लेते हो तो ठीक है, आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है। और फिर क्या ना, उसके बाद कुछ पढ़ने के लायक रह नहीं जाता इन चैप्टर्स के अंदर। तो ठीक है, मेरी साइड से ये एंड है ये वीडियो। अब मैं भी इसको एंड कर दूंगा। और ठीक है, आपको अच्छी वगैरह लगे तो आप लाइक वगैरह मार देना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक मार देना, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। और ठीक है, मेरे को बता देना कमेंट वमेंट करके कि क्या कुछ चेंजेस वेंजेस करने हो, ठीक है। या फिर और कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह में कुछ ठीक है क्लैरिफिकेशन हो, या फिर क्वेश्चंस वगैरह में कि ठीक है सर के और क्वेश्चंस वगैरह अपन देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, तो अपन फिर उस हिसाब से क्या सेशन स्टार्ट करेंगे।
तो ठीक है, मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। तो आप मेक श्योर करना कि आप लाइक वगैरह कर दो अगर अच्छी वगैरह लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि क्या है ना कि सीरीज आती रहेगी तो आपको मिलती रहेगी। ओके।